हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। और मैं ताराचंद, हम बात करते हैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर। और सेकेंड ईयर के अंतर्गत हमारा जो पेपर चल रहा है वो फर्स्ट है। और फर्स्ट पेपर का जो नाम है सामाजिक अनुसंधान सर्वेक्षण एवं पद्धति। अर्थात सामाजिक अनुसंधान क्या है और उसकी पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, इस बात की चर्चा हम इस पेपर के अंतर्गत करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया। अर्थात क्या प्रक्रिया है, क्या उसकी अवस्थाएं हैं, किस प्रकार से एक अनुसंधानकर्ता सीढ़ी वर सीढ़ी क्रमबद्ध तरीके से एक निश्चित स्थान पर पहुंचता है, सत्यता का पता लगाता है, उसकी क्या प्रक्रिया है और वो किस किस स्तरों से होकर के गुजरना पड़ता है, इस बात की चर्चा हम आज इस वीडियो के अंतर्गत करते हैं। हालांकि कुछ पूर्व की वीडियो में हमने भी पूर्ण रूप से हमें कुछ बताया था, लेकिन आज हम पुनः इस बात को स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार से एक अध्ययनकर्ता एक सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन करता है। तो सबसे पहली बात यह है कि सोशल रिसर्च अर्थात सामाजिक अनुसंधान, सोशल प्लस रिसर्च। सोशल का मतलब होता है समाज में या समाज या सामाजिक, समाज में या सामाजिक, और रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान करना या खोज करना या पता लगाना या जांच परख करना या अन्वेषण करना। ये अंग्रेजी के सोशल रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। री उपसर्ग है, सर्च प्रत्यय है। री उपसर्ग है, री का मतलब होता है पुनः अथवा बार बार, और सर्च का मतलब होता है खोज करना या जांच परख करना या पता लगाना या अन्वेषण करना ही सर्च कहलाता है। तो यहाँ पर मतलब है कि बार बार खोज करना, बार बार सत्ता का पता लगाना, बार बार कार्य करना, तब तक कार्य करते रहना जब तक किसी निश्चित यथार्थ या वास्तविकता या सत्ता का पता ना चले जाए, तब तक हमें उस कार्य में निरंतर करते ही रहना चाहिए। वो हमारे लिए कहलाता है अनुसंधान, शोध या रिसर्च अथवा अन्वेषण। लेकिन अब हमारी बात आती है कि परिभाषा की दृष्टि से पीवीएम ने बताया था कि सामाजिक अनुसंधान किसी भी सामाजिक घटना या सामाजिक संबंध के या सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत तार्किक व्यवस्थित तरीके से कार्य करने की एक पद्धति है। अर्थात किसी भी सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत तार्किक व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से कार्य करने की एक प्रक्रिया ही सामाजिक अनुसंधान है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं मूजब किसी सामाजिक घटना सहसंबंध अथवा कारणों का पता लगाने की प्रक्रिया ही अनुसंधान कहलाता है। जबकि बोगार्ट्स कह रहा है कि सहचारी अर्थात एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में व्यवस्थित तरीके से या वैज्ञानिक विधि से कार्य करने की प्रक्रिया ही सामाजिक अनुसंधान है। और उसके बाद में उपयुक्त सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सामाजिक अनुसंधान किसी सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत, किसी भी सामाजिक घटना के अंतर्गत या सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत तार्किक व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से कार्य करने की प्रक्रिया है। ये हमारी पहली परिभाषाएं हैं। और अब हम बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया। तो सबसे पहली बात यह है कि सामाजिक अनुसंधान किस क्षेत्र में करना चाहिए। पहला है कि हमारे अध्ययनकर्ता के साथ अनेक समस्याएं जुड़ी हुई हैं। वो अध्ययनकर्ता सभी समस्याओं पर एक साथ अध्ययन करना असंभव है। ऐसी स्थिति में अध्ययनकर्ता का यह दायित्व बनता है कि अनेक समस्याओं में से किसी एक समस्या का चुनाव करें, किसी एक समस्या का अध्ययन करें, और ऐसी समस्या होनी चाहिए जो अध्ययनकर्ता को उसमें रुचि रखता हो, उसके समय पर पूर्ण किया जा सके, साधन भी उपलब्ध हो सके, ऐसी समस्या का अध्ययन करना चाहिए। कभी भी अध्ययनकर्ता इस प्रकार की समस्या का अध्ययन ना करे जिसमें रुचि नहीं रखता हो, जो समय पर पूर्ण भी नहीं हो, जो साधन भी उपलब्ध नहीं हो इत्यादि। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि एक अध्ययनकर्ता का दायित्व है कि ऐसी समस्या का चयन करे जिसमें रुचि रखता हो, साथ ही उपलब्ध साधन हो ताकि वो समय पर पूर्ण हो सके। दूसरी बात हमने बताई थी
संबंध साहित्य का अध्ययन। साहित्य का अध्ययन ये सामाजिक अनुसंधान का दूसरा चरण है। अर्थात समस्या चयन के बाद में आपने कोई भी समस्या चुन ली, गरीबी है, बेरोजगारी भी है, अशिक्षा है, जनसंख्या वृद्धि है, या भ्रष्टाचार है, या गरीबी है, या वैश्यवृत्ति है, इत्यादि समस्या हमारी कोई हो सकती है। उस समस्या के संबंध में दूसरा जो चरण आता है वो है संबंध साहित्य का अध्ययन। अर्थात अध्ययनकर्ता को किसी विषय के संबंध में जानकारी है नहीं, उन्होंने चयन कर लिया। अब उस विषय के संबंध में आपको कुछ साहित्य, लेख, पुस्तक, मैगजीन इत्यादि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हमें उस समस्या के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करनी होती है, ताकि हम उस विषय में हमें अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त मिल सके। पहली परिभाषा, अर्थ, विशेषणाएं आदि जो के त्यों किसी भी साहित्य के माध्यम से, उस साहित्य की सहायता से हम उस विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है इकाइयों का निर्धारण। सामाजिक अनुसंधान का जो तीसरा चरण है, जो कि समस्या के चयन के बाद और उसके बाद में संबंधित साहित्य के बाद जो तीसरा जो स्तर है, जो चरण है, वो इकाइयों का निर्धारण है। अर्थात जो हमने जैसी समस्या चुनी थी, जो हमारे पास समस्या है, उस समस्या के संबंध में हमें इकाई एकत्रित करनी है। अर्थात कौन कौन सी इकाई एकत्रित करनी है, किस किस प्रकार के लोग इसमें शामिल करने हैं, इस बात का भी हमें निर्धारित कर लेना चाहिए अनुसंधान कार्य करने से पूर्व, ताकि समय पर उन सभी समस्त इकाइयों को हम सम्मिलित कर सकें, अनावश्यक इधर उधर भटक ना सकें। ऐसी स्थिति में जो भी हमें किसी विषय के संबंध में जो इकाइयां निर्धारित करनी लेनी है, उनका भी हमें निर्धारित कर लेना चाहिए। चौथी जो अवस्था है, प्राकल्पना का निर्माण करना। प्राक प्लस कल्पना। सामाजिक अनुसंधान का जो चौथा चरण बताया है वह है प्रकल्पना। ये महत्वपूर्ण चरण है। बगैर प्रकल्पना के एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता अनुसंधान करता। इसलिए सामाजिक अनुसंधान करते समय प्रकल्पना करना एक बहुत जरूरी है। ये प्रकल्पना अध्ययनकर्ता को मार्ग दिखलाती है, दिशा निर्देश देती है, रास्ता दिखलाने का कार्य करती है, समय पर पहुंचाने का कार्य हमारी प्रकल्पना करती है। और प्रकल्पना दो शब्दों से मिलकर बनी है, प्र प्लस कल्पना। प्र का मतलब होता है पूर्व या पहले, और कल्पना का मतलब होता है चिंतन करना या मनन करना या सोच विचार करना अथवा रूपरेखा बनाना। अध्ययनकर्ता ने जो विषय चुना है, उस विषय के संबंध में एक बार अपने दिमाग में चिंतन कर लेना चाहिए, मनन कर लेना चाहिए, ताकि वो बाद में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उसके सामने ना आए। जैसा कि हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य के विषय में हम पहले रूपरेखा बनाते हैं या मनन करते हैं या विचार करते हैं या सोचते हैं, उसके बाद हम उस कार्य को करते हैं। तो अध्ययनकर्ता एक निश्चित समय पर उस स्थान पर पहुंच जाता है, किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती या इधर उधर भटकने से वो बच जाता है। और प्रकल्पना एक पूर्व विचार है जिसकी सत्ता सिद्ध करना अभी बाकी है। अर्थात एक कार्य करने का पूर्व विचार ही प्रकल्पना है, जिसका परीक्षण किया जाना बाकी है या जिसकी सत्ता सिद्ध करना अभी बाकी। प्रकल्पना एक पूर्व विचार है जो सिद्धांत और कथन दोनों के मध्य एक कड़ी है। पांचवा है क्षेत्र का अध्ययन, क्षेत्र का निर्धारण। अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। गांव, शहर, वार्ड, नगर या बस्तियां आदि, ये हमारा पांचवा पॉइंट है। और उसमें है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करना। अध्ययनकर्ता ने एक समस्या को चुन ली,
लेकिन उसका क्षेत्र भी हमारा सीमित होना चाहिए कि हमें किस क्षेत्र का करना चाहिए। दुनिया बहुत बड़ी है और समस्या हर जगह से हर जगह हर समाज के अंतर्गत पाई जाती है, तो हम हर समाज के लोगों से हर समस्या से जूझना असंभव है, हर क्षेत्र का भी नहीं कर सकते। हमें एक निश्चित क्षेत्र का ही अध्ययन करना चाहिए। हमें डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें उस गांव का, उस समूह का, उस बस्ती का, उस नगर का, उस वार्ड का अध्ययन करना है। इस बात का भी अध्ययन करने से पूर्व डिसीजन कर लेना चाहिए। इसके बाद है इकाइयों का निर्धारण। अध्ययन क्षेत्र इकाइयों का निर्धारण। अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण हो गया, संबंधित साहित्य का अध्ययन हो गया, इकाई का निर्धारण हो गया। अध्ययन क्षेत्र सूचनादाताओं का चुनाव। सूचना एक दो तीन चार पाँच छह। सामाजिक अनुसंधान का जो अगला चरण है वो छठवां है, सूचनादाताओं का चुनाव। सूचनादाताओं का चुनाव, सगणना, सगणना और निर्देशन। छठवां जो चरण है सूचनादाताओं का चुनाव, कि हमें सूचनादाताओं से किस किस प्रकार से कौन कौन सी विधि से सूचना प्राप्त करनी है। जब एक अध्ययनकर्ता किसी अध्ययन क्षेत्र में पहुंच करके लोगों से जो सूचना प्राप्त करता है, उनमें वो कौन कौन सी विधि अपनाता है। यहाँ पर दो विधियां हैं, एक सगणना और एक निर्देशन। सगणना विधि के अंतर्गत अध्ययनकर्ता प्रत्येक इकाई से बारी बारी से संपर्क कर सूचना प्राप्त करता है, अर्थात बारी बारी से क्रमबद्ध तरीके से जितनी भी इकाई है उन सभी इकाइयों से बारी बारी से संपर्क करके सूचना प्राप्त करता है, किसी भी इकाई को छोड़ता नहीं। वो कहलाती है सगणना विधि। अर्थात समस्त इकाइयों से संपर्क करके सूचना प्राप्त करने की जो विधि है वो सगणना विधि है। यदि क्षेत्र छोटा है, सीमित है, इकाई कम है, तो अध्ययनकर्ता बारी बारी से प्रत्येक इकाई से संपर्क करके सूचना प्राप्त करता है। और यदि क्षेत्र विस्तृत है तो अध्ययनकर्ता प्रत्येक इकाई से संपर्क ना करके कुछ इकाइयों से संपर्क करके उन्हीं के ही आधार पर अध्ययन करता है। अर्थात निर्देशन का मतलब होता है कि बहुत बड़ी संख्या का एक छोटा प्रतिरूप। जैसे कि कभी कभार महिलाएं अपने घरों में चावल बनाती हैं, ऐसी स्थिति में वो सभी चावलों को नहीं परखती, बल्कि उस चावलों में से कुछ चावलों को उस बर्तन से कुछ चावल निकाल करके उन्हीं दानों को देखती हैं। यदि वो दाने हो जाते हैं तो मान के चलो सभी चावल हो गए, और यदि वो पहले परखे हुए चावल नहीं हुए तो मान के चले कि पूरे चावल नहीं हुए। तो ऐसे स्थिति में बहुत बड़ी संख्या की छोटा प्रतिरूप क्या कहलाता है? प्रतिरूप क्या? निर्देशन। यदि क्षेत्र बड़ा है तो निर्देशन विधि का प्रयोग किया जाएगा, यदि क्षेत्र छोटा है तो सगणना विधि का प्रयोग किया जाएगा। सगणना विधि में सभी इकाइयों से बारी बारी संपर्क किया जाता है, और निर्देशन विधि में कुछ इकाइयों से संपर्क करके ही सूचना प्राप्त ली जाती है, लेकिन कुछ इकाई समस्त समूह का प्रतिनिधित्व करती है। अगला जो सातवां जो चरण बताया था वो है सूचना स्रोत। सूचना स्रोत एवं उपकरण प्रविधियां। 1 2 3 4 5 6 7। सातवां जो चरण है वो है सूचना स्रोत एवं उपकरण प्रविधियां। अर्थात हम इस सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां अपनाते हैं, किन किन विधियों से स्रोत प्राप्त करते हैं, वो कौन कौन सी विधियां हैं। तो विधियां में हम यहाँ पर हमारे दो प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत। दो विधियां हैं, दो तरह से सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत हम तथ्य प्राप्त करते हैं।
अर्थात तो दो प्रकार के उपकरण अपनाते हैं। एक तो है प्राथमिक, जिनमें अध्ययनकर्ता किसी क्षेत्र में पहुंच करके फेस टू फेस आमने सामने उपस्थित को लोगों से सूचना प्राप्त करता है। प्राथमिक विधि से अध्ययनकर्ता जब भी जरूरत पड़ती है अध्ययन क्षेत्र में पहुंच करके लोगों से बारी बारी से सूचना प्राप्त करता है। नए सिरे से आमने सामने उपस्थित होकर के जो भी सूचना प्राप्त करता है वो प्राथमिक कहलाता है। पहली बार नए सिरे से अध्ययनकर्ता आमने सामने उत्तरदाता प्रश्नकर्ता से प्रश्न पूछ करके जो सूचना प्राप्त करता है वो हमारे लिए प्राथमिक कहलाती है। जबकि द्वितीयक विधि, द्वितीयक स्रोतों, वे स्रोत जो पूर्व में लिखे होते हैं, अर्थात पूर्व में ली गई सूचना को बाद में प्रयोग में लाया जाता है, वो हमारे लिए द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक तो है हमारा अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली प्राथमिक में। प्राथमिक में हमारा अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची, रेडियो, टेलीविजन इत्यादि। जबकि द्वितीयक विधि के अंतर्गत स्रोतों के अंतर्गत प्राथमिक स्रोत, प्रश्नावली, अनुसूची, अवलोकन और साक्षात्कार, ये तो रहे हमारी प्राथमिक स्रोत। द्वितीय स्रोत में लेख, पत्र, पत्रिका, डायरी, संस्मरण, पांडुलिपि, और अभिलेख, ये हमारी है द्वितीयक विधि। अर्थात द्वितीय स्रोत क्या है, जो पूर्व में सूचना प्राप्त करते हैं और बाद में उन्हीं को ही, अर्थात पूर्व में लिखित सूचना को प्राप्त करने के लिए जो स्रोत होते हैं वो द्वितीय स्रोत कहलाते हैं। पत्र, पत्रिका, डायरी, संस्मरण, पांडुलिपि, अभिलेख इत्यादि ये हमारे द्वितीय के स्रोत है। बात है पुनर्परीक्षण। 8वां जो है पॉइंट है वो है पुनर्परीक्षण। पुनर्परीक्षण करना अर्थात तो सामाजिक अनुसंधान का जो अगला चरण 8वां चरण है वो है पुनर्परीक्षण करना। कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत अध्ययनकर्ता जिस क्षेत्र के अंतर्गत कार्य कर रहा है और यहाँ तक आने के बाद में ये दायित्व बनता है कि जो भी हम यहाँ तक आए हैं इनका एक पूर्व परीक्षण कर लेना चाहिए, एक छोटे क्षेत्र पर जांच परख करके लागू करना चाहिए ताकि इसमें कोई भी कमियां हैं वहां पर वो निकाल सकता है। पुनर्परीक्षण अर्थात दोबारा से परीक्षण करना, कोई कमी रह गई इन कमियों को निकालने की प्रक्रिया ही पुनर्परीक्षण है। अर्थात इस पुनर्परीक्षण के अंतर्गत कोई भी कार्य करने से पहले एक छोटे क्षेत्र पर लागू करके जांच परख कर लेनी चाहिए, जहां कहीं कमी है उन कमियों को वहां पर निकालना चाहिए ताकि बाद में अध्ययनकर्ता को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। नमा है अवलोकन। अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन करना। सामाजिक अनुसंधान का जो 9वां चरण है अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन करना, यह निश्चित है कि अध्ययनकर्ता जब किसी सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जाता है तो वहां पर अवलोकन भी करता है। अवलोकन अर्थात जब अध्ययनकर्ता किसी अनुसंधान के विषय में किसी क्षेत्र में पहुंचता है तो सबसे पहले वो अवलोकन करता है। अवलोकन का मतलब होता है किसी घटना स्थल पहुंचकर घटना को नेत्र द्वारा देखना, अर्थात घटना जैसी है उसका जो तो नेत्रों के द्वारा देखना ही अवलोकन कहलाता है। यह सामाजिक अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण स्तर है कि जब कोई अध्ययनकर्ता किसी क्षेत्र में पहुंचता है तो सबसे पहले अवलोकन होता है। अनुसंधान अवलोकन से ही आरंभ होता है और अध्ययनकर्ता पुनः अवलोकन से ही वापस लौटता है। तो अवलोकन का मतलब होता है किसी घटना को नेत्रों के द्वारा देखना ही अवलोकन है।
गुडेरट अवलोकन में विशेषकर नेत्रों पर जोर देते हैं। अगली वीडियो में हम आगे अवलोकन का लेसन आएगा जो बहुत बड़ा विस्तृत है, इम्पोर्टेंट लेसन भी है। यहाँ पाठ के अंतर्गत ही आपको अवलोकन पूछता है कि अवलोकन क्या है। अध्ययनकर्ता जब किसी घटना स्थल पर पहुंचे, घटना को नेत्र के द्वारा देखना है तो अवलोकन कहलाता है। अर्थात अवलोकन में विशेषकर नेत्रों पर जोर दिया गया है कि नेत्रों के द्वारा या आंखों के द्वारा किसी घटना को देखना ही अवलोकन कहलाता है। लेकिन अवलोकन के साथ साथ अध्ययनकर्ता उस विषय के संबंध में तथ्य भी एकत्रित करता है। केवल वहां पर मौन नहीं रहता, बल्कि घटना को देखने के साथ साथ लोगों से बातचीत भी करता है, तर्क वितर्क भी करता है, जिसके द्वारा वो तथ्य प्राप्त करता है। अर्थात संकलन, इकट्ठा करना। 10वां है तथ्यों का वर्गीकरण करना। सांकेतिक, इसमें ये इंपॉर्टेंट लेसन है, टॉपिक है कि तथ्यों का वर्गीकरण करना। अध्ययनकर्ता ने जो भी विचार, जो सामग्री, जो आंकड़े प्राप्त किए हैं वो सभी सत्य नहीं होते अध्ययन के विषय से। कुछ समाज के लोग झूठ भी बोलते हैं, कुछ सत्य भी बोलते हैं। कुछ घटना के लोग निकट भी होते हैं, कुछ घटना से दूर भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अध्ययनकर्ता का दायित्व है कि जैसी घटना है उस घटना के आधार पर सत्यता और असत्यता में जो भी सूचना प्राप्त की उनमें अंतर कर लेना चाहिए। कुछ लोग सत्य कहते हैं, कुछ लोग असत्य कहते हैं। कुछ तथ्य घटना के निकट होते हैं तो कुछ घटना से दूर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रकृति के आधार पर अध्ययनकर्ता का दायित्व है कि वो तथ्यों का वर्गीकरण कर लेना चाहिए। तथ्यों का वर्गीकरण करने की प्रक्रिया, दो भागों में विभाजित करने की जो प्रक्रिया वो वर्गीकरण कहलाती है। अर्थात तो सही और गलत में भेद करना ही वर्गीकरण है। साथ साथ संकेतीकरण, अर्थात इन तथ्यों को किसी पूर्ण भाषा में संकेत के द्वारा प्रदर्शित करने की जो प्रक्रिया है। जो भी आपने सूचना प्राप्त की है, उन सूचना प्राप्त करने के लिए जो आपने संकेत दिए हैं, जो कोड दिए हैं, उनको हम कहते हैं सांकेतीकरण। उसके साथ साथ सारणी भी यहाँ पर है। सारणी का मतलब प्राप्त किए गए तथ्यों को सारणी या खाने बनाकर अंकों में प्रदर्शित करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है सारणीयन। और 10वां है 11वां तथ्यों का विश्लेषण। तथ्यों का विश्लेषण करना, अर्थात विश्लेषण का मतलब होता है इस सरल भाषा में सामान्यीकरण। और इसके साथ एक 12वां है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण करना, तथ्यों का नियम, सिद्धांत और कानून के मध्य विभाजित करना ही सामान्यीकरण होता है। लास्ट की वीडियो के अंतर्गत हम बात करते हैं सर्वेक्षण।